हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलजीत फिर से आपके साथ एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, दिक्कत क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने का तरीका मैंने फिर भी क्रिएटिव बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए, क्रिएटिविटी जैसे कि मैंने एक ड्राइंग की तरह सभी पॉइंट्स बीच में लेके बनाने की कोशिश की है, ताकि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। क्या आए? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। देखो, मैं करवाने के लिए आपको बहुत सारा लिखा हुआ दे सकता था, जैसे बहुत से कहीं भी किसी एकेडमी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या किसी चैनल पे या कुछ भी बोलो, तो क्या है कि बहुत सब कुछ लिखा लिखा मिल जाता है। जब हमें उस लिखी लिखी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो हमें वो क्यों चाहिए? इसलिए जैसे कि मैंने आपको संसद में राज्यसभा या लोकसभा के बारे में समझाया। मैंने एक तरह की पिक्चर ड्रा कर दी और आपको लोकसभा और राज्यसभा में बता दिया कि चेयरमैन किस तरह से बैठता है, कैसे बैठता है, उसके चुनाव किस तरह से होते हैं, क्या है क्या है क्या नहीं है। देखो, अगर हमें बहुत सा लिखित पढ़ता रहे तो हमें याद नहीं होगा। अगर ऐसी ड्राइंग सी, क्योंकि जब हमारा दिमाग होता है ना, वो ड्राइंग वगैरह को बहुत जल्दी अपने आप डाइजेस्ट कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो हमें बहुत कम समझ आता है। हमारा लक्ष्य क्या है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेना है, यह हमारा लक्ष्य है। उसको क्लियर करने के लिए हमें जितनी ज़रूरत है एक बार उतना कर लो, बाकी नॉलेज तो हम बाद में भी ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा की तरफ भागेंगे तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें जितना चाहिए उतना करो। देखिए, जो संसद वाला, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, उसमें बहुत कम जगह पर आर्टिकल या अनुच्छेद पूछता है, बहुत कम जगह पर पूछता है, पर जहां पर भी पूछेगा मैं उससे रिलेटेड जहां भी मेरे को मिलेगा मैं आपको लिख के बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटी हैं। जैसे कि उसमें ये बात है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, उसका इलेक्शन किस तरह से होता है, इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है। तीन चीज़ें आ गई ना, इन तीनों जगह से उठा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसको यहाँ पे पूछने के लिए क्वेश्चन बहुत सी चीज़ें हैं, वो आर्टिकल पर बहुत कम जाएगा इस जगह पर, ठीक है। पर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 51A से शुरू होती हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए जो 12 से शुरू होते हैं और 35 तक जाते हैं, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स 14 से 32 तक हैं। उसके ऊपर 2 आर्टिकल हैं जो नीचे आर्टिकल हैं। उसके बाद DPSP, उसका कौन सा पार्ट है, हमें ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लासेस तक हमने ये समझ लिया था कि हमारा यहाँ पे, पहले मैंने PM और मंत्री परिषद के बारे में बताया, उसके बारे में संसद में स्पीकर कहाँ बैठता है, कैसे, क्या, क्यों, नहीं, उसकी टेक्निकलिटीज बताई। जिस तरह से वो क्वेश्चन आएगा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के ऐसे पूछ लेगा। देखिए, लगातार 3 क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार 3 टॉपिक, 3 सेशन हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम अगली बार में जब मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, लगातार 2-3 बार कोशिश करूंगा कि लगातार 2 बार लेके आऊं या लगातार 3 बार भी लेके आऊं, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे कम से कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी तैयारी भी हो जाए। और देखिए, एग्जामपुर जैसे प्लेटफॉर्म में मैं तो खुद देखता हूं कि क्या वाह, क्या चीज़ है यार। यहाँ पे देखो, मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, तब यहाँ पे यूट्यूब जैसे, एग्जामपुर जैसे चैनल नहीं थे, तो मैंने को क्या करना पड़ा, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आना पड़ा। और दूसरे शहर में आके मेरे को एक महंगी सी क्लास लेनी पड़ी, महंगी सी जगह लेनी पड़ी, बहुत सी दिक्कतें सहन करनी पड़ी, ठीक है। कहीं खाना नहीं सही, कहीं क्या नहीं सही, कहीं बाल सफ़ेद, कहीं क्या। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें सही। लेकिन देखो, एजुकेशन रेवोल्यूशन ने, शिक्षा की क्रांति ने, जो कि एग्जामपुर जैसे चैनल, जैसे एग्जामपुर में हम, एग्जामपुर चैनल ने एक ऐसा माध्यम, शिक्षा की ऐसी क्रांति लाने की कोशिश की। क्रांति तो है, घर पे बैठे हमें चैनल्स में एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो ये था कि आपको स्टोरी बताई कि हमने पीछे क्या किया, क्या करना चाहिए, और हमें थोड़ा मोटिवेट किया, जैसे कि मैंने आपको मोटिवेट किया कि आपको घर पे बैठ के इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। टीचर्स खुद हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसे कि हार्डवर्क सिर्फ टीचर ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपके सामने कैमरा पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आपके सामने वीडियो पहुँच रही है, तो वहाँ भी एक व्यक्ति बैठा साथ दे रहा है, बाहर भी एडिटर्स बैठे साथ दे रहे हैं, पूरी की पूरी टीम काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। आपने देखा होगा कि एग्जामपुर के सेशन 24 घंटा चलते हैं, और स्टार्टिंग में इतनी मेहनत, तो आप सोचिए स्टार्टिंग में एग्जामपुर यहाँ है तो कल तो कहाँ पहुँच जाएगा। ये सब आपकी सपोर्ट से होगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करना कभी ना भूलें, शेयर करना कभी ना भूलें, ठीक है। देखिए, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं, वो तो फिर वो कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है, क्योंकि हमें अपना तरफ का काम कर रहे हैं,
हम आपकी तरफ एजुकेशन पहुंचा रहे हैं जिसमें आपको पैसे ना लगाने पड़े, सिर्फ नेट की सुविधा है और आप काम कर लो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमारी हो गई बात। ये मैंने इसलिए कि लगातार मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ तो बीच में बात भी होनी जरूरी है, हम लोगों का थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना संबंध भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हम कर रहे थे संसद। हमारी चल क्या रही थी? सबसे पहले तो हमारे चल रही थी यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, ठीक है। केंद्र की सरकार में मैंने बताया था कि 3 पिलर होते हैं, 3, उन 3 पिलरों में एक मैंने बताया था जुडिशरी है। आपके पेज ने, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत गलत बात है, नोट्स बना लीजिए, अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने बताया था पहले पिलर में सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक जुडिशरी थी, न्यायपालिका, बीच में मैंने एग्जीक्यूटिव बताया था, कार्यकारी, और यहाँ पे मैंने लेजिस्लेचर बताया था, विधायी। विधायी क्योंकि यूनियन केंद्र की बात कर रहे हैं तो संसद होएगी, अगर हम स्टेट की बात करते, स्टेट की गवर्नमेंट की बात करते तो स्टेट लेजिस्लेचर होता, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे संसद में क्या क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि संसद का अंदरला ढांचा किस तरह का होता है। अब हमारा बॉडी है, अब यहाँ पे मेरी बाजू है और यहाँ पे एक बाजू है। अगर कोई और जानवर होता है उसकी सिर्फ एक ही बाजू होती है, जैसे कंगारू है, कंगारू के पैर इतने छोटे छोटे होते हैं, वो ऐसे करता है, भागता है। तो इसी तरह से एक ढांचा है पार्लियामेंट का, वो ढांचे को मैंने आपको समझाया। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होता है। जैसे कि अब मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर्स में कि ऐसे 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 करके लोग बैठते हैं। अब ऐसे ऐसे करके जो लोग बैठते हैं और यहाँ पे जो बैठक होती है, उस बैठक में क्या कुछ होता है, ये इसको किस तरह से संचालित करता है और यहाँ पे बैठे लोग क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, अब एक तरह का सदन है जिसको हम इंग्लिश में हाउस कह देते हैं। अब ये सदन है, इसके अंदर लीडर भी तो होगा ना। हमारे घर में भी एक लीडर होता है, हर घर में एक पिता होती है या माता होते हैं, वो लीडर होते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है उम्र में उसको लीडर कहते हैं। तो यहाँ पे उम्र वाला नहीं, एक्सपीरियंस वाला या उम्र वाला भी हो सकता है, जो तय किया गया नियम के आधार पर वो लीडर है। 2 लीडर होते हैं, एक होता है पक्ष का, एक होता है विपक्ष का। एक जो सरकार में लीडर होता है, एक विपक्ष में होता है, ओपोजिशन में होता है। अब देखो हमें यह समझने की जरूरत है, मैंने जैसे अभी आपको मेन पॉइंट पे ले आया, मैंने ये आपको अध्यक्षता के बारे में सब कुछ बता दिया है, समझा दिया, और मेरे को पूरा विश्वास है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इतना आसान तरीका हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ायदा यही है कि आप लोगों को चीज़ आए, ठीक है। देखिए मैं आपको एवं ही यहाँ पे एक पूरा सा पेज लिख के दिखा दूँ, एक पेज चिपका दूँ और पेज पे एक आर्टिकल लिखा और बहुत सारी लाइनें लिखी हों तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं बोल के चला जाऊँ ब्ला 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 ब्ला, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ करने का फ़ायदा है क्योंकि चीज़ आपको याद रह जाएगी। वीडियो देखने का फ़ायदा कब है? वीडियो देखने का फ़ायदा तब है, ये नहीं है कि हम लिख रहे हैं और भाग रहे हैं। वीडियो देखने का फ़ायदा तब है कि जब हम देख रहे हैं ना चीज़ को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी लाने की किस बंदे ने क्या कोशिश की है, वही वीडियो का फ़ायदा होता है। इसीलिए हम वीडियो लाने के इसीलिए हम कहते हैं कि लाइव सेशन क्यों होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव हों, ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। क्यों? या एग्जामपुर की हमेशा कोशिश रहती है लाइव स्ट्रीमिंग चलाने की। क्यों? क्योंकि लाइव के अंदर एक क्लास का मज़ा ही अलग होता है, बाद में वीडियो चलाने का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि लाइव चैट चलती है। कोई व्यक्ति मेरे को क्वेश्चन पूछ ले, कोई जरूरी क्वेश्चन आ जाए, सोचो 1000 व्यक्ति, 1000 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं और 1000 बच्चे में से कोई एक बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आ ही सकता है, तो बस मैं समझाऊंगा और बात बन गई। एक नंबर बहुत जरूरी है, एक नंबर से 100 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी बात आती है संसद के नेता की। हम संसद की बात कर रहे हैं ना, संसद, अब इंग्लिश में तो पार्लियामेंट है, सबको पता ही है, बहुत बार बोल चुका हूं, बार बार लिखूंगा तो क्या फायदा। अब संसद के नेता की बात आती है। एक तो नेता है सरकार का, पक्ष का, किसका? सरकार का, और एक नेता है विपक्ष का, किसका? विपक्ष का नेता, ओपोजिशन। देखो अब नेता इधर भी है और नेता इधर भी है। नेता होने का कारण क्या है? क्या कारण है? देखो संसद है, संसद के अंदर ये सदन है, सदन के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, अब उन लोगों को संचालित भी तो करना है। अब
10 लोग बैठे हैं, हर किसी को उसका उसका काम भी तो देना है। तुम्हारा यह काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। और अगर कोई नहीं आ रहा, उसकी एब्सेंट और प्रेजेंट हमारी क्लास में लगती है ना, और यहाँ भी तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो इसलिए वहाँ पे सदन में नेता की बहुत ज़रूरत है। और वो सदन में नेता के, एक देखो यहाँ पे तो हमारा हो गया अध्यक्ष। अध्यक्ष का काम तो सदन को संचालित करना है, सदन के जो बिजनेस है, जो कार्य है, उसका करवाना है। उसका काम ये तो देखना तो नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, ये काम किसका है, नेता का देखना है। पक्ष के और विपक्ष के, पक्ष देखेगा अपने नेताओं को और विपक्ष देखेगा अपने नेताओं को, ठीक है। अब नेता का काम क्या है, देखिए अब सरकार का हेड कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। देखिए विपक्ष का नेता एक तो प्रधानमंत्री हो सकता है, या फिर कोई मंत्री, या फिर कोई ऐसा सदस्य, पक्ष का कोई ऐसा सदस्य, ये पक्ष इधर बैठती है ना, पक्ष का कोई ऐसा सदस्य है जिसको प्रधानमंत्री एक क्या बना दे, सदन का नेता बना दे, पक्ष की सरकार की तरफ का, उसे कहते हैं नेता, सरकार का पक्ष का नेता, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है सदन के महत्वपूर्ण निष्ठा पद के लिए महत्वपूर्ण है, सदनीय कार्य निष्ठापादन के लिए महत्वपूर्ण है, सदन के कार्य को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, सदनीय कार्य के लिए महत्वपूर्ण। देखो महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। आपकी क्लास में एब्सेंट, प्रेजेंट, हाँ जी मैडम हाजिर हैं, तो ऐसे नारे लगते हैं ना, तो ऐसे नारे वहाँ भी लगते हैं, पर वहाँ पे हाजिर है नहीं बोलते, वहाँ पे वो ध्यान रखता है पक्ष का नेता कि आपको ये काम दिया है, आपको क्या काम दिया है। अब देखिए अगर कोई शरारती व्यक्ति अंदर पहुँच जाए और वो अंदर बैठ के गलत हरकत करेगा, फिर वो उस चीज़ को भी तो इसने ध्यान में रखना है ना। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, जैसे हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, एक ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट इसको खड़ा कर देता है कि तुम क्लास में ध्यान रखो कौन शरारत कर रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है। उसी तरह से ये समझ लीजिए सदन का मॉनिटर है, ठीक है। अब तो ये हो गया पक्ष की तरफ का। अब इसके बाद आता है विपक्ष। विपक्ष में क्या है, देखो ऐसी कोई पार्टी, वैसे तो विपक्ष में एक पार्टी हो सकती है, 2 पार्टी हो सकती है, 3 पार्टियां भी हो सकती है विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी जिसकी सीट कम से कम 1/10 के बराबर हो। सदन, हमारे सदन में कितनी सीट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सदन में 545 के करीब सीट है, 545 है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो उसकी 1/10 मतलब टोटल 55 के करीब, टोटल 55 के करीब अगर किसी पार्टी के सदस्य सदन में बैठे हैं तो उसको विपक्ष का नेता घोषित, उस पार्टी के हेड को, उस पार्टी के मुखिया को, जिसको वो सारे पार्टी के 55 मेंबर तय करें कि ये हमारा मुखिया है, उसको विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है। अब वो क्या करता है, उसका काम क्या है, सरकार की नीतियों की उचित आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब इस शब्द का मतलब समझना है, बहुत जरूरी है। क्यों, देखो आपने सदन में अक्सर देखा होगा कि अक्सर न्यूज में भी आता रहता है, हुल्ला हा हा मचता ही रहता है। कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। सदन एक, देखिए क्लास तो है नहीं, बच्चे शरारत करके चले गए कोई बात नहीं, सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देश चलाना है, कानून बनाना है, इतने समय में इतना कानून बनाना है। अगर एक कानून को बनाने में अगर 10 साल लगते हैं तो सोचिए कितने लोगों का शोषण हो सकता है। इसीलिए एक सदन का जो सरकार है, ये सरकार कोई नीति लाई है, एक्स नीति लाई है, उसकी आलोचना होनी है ना, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उचित आलोचना, उचित आलोचना। ये उसका काम है, और साथ में अपने लोगों को कंट्रोल में रखना भी कहीं ना कहीं उसका ये भी काम है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब देखो, अब जो बात क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है कि सदन का नेता कौन होता है, साथ में एक और चीज भी पूछी जा सकती है कि क्या ये चीजें संविधान में है, ये चीजें कहीं गई हैं सदन के नियमों में, सदन के नियम,
ये सदन के नियम के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं, ये नेतावली, इधर के नेतावली सदन के नियमों के अंतर्गत, ताकि सदन अच्छे से चले। पार्लियामेंट का दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन या दोनों सदन अच्छे से चलें, ये सदन के नियमों के अंतर्गत रखी गई है। सदन कौन सा? लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब हमने ये समझ लिया कि ना तो ये दोनों चीजें संविधान में लिखी हैं, संविधान में नहीं लिखी, ये सदन के नियमों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद भी एक ऐसी चीज है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विप, या हिंदी में कहते हैं सचेतक। अब ये एक बहुत जरूरी चीज है, ये समझनी जरूरी है, क्योंकि वो सिंपल ये वर्ड डाल देगा विप और पूछेगा कि ये क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको टिक लगाना है। अब क्या आ गया? विप। क्या कभी किसी ने इसका नाम सुना है? कभी किसी ने इसका नाम सुना है? बताइए जरा। बताइए जरा, इसका नाम सुना है कभी किसी ने? देखिए, जो सदन का नेता होता है, मैंने अभी आपको समझाया ना, सदन का नेता होता है। सदन के नेता को क्या करने के लिए? असिस्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक विप बनाया जाता है, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। जितनी भी संसद में, सदन में जितनी भी पार्टियां होती हैं ना, वो अपने लीडर को एक एक विप देती हैं, अपना असिस्टेंट, एक सचेतक देती हैं। वो संचेतक क्या करता है? वो सचेतक उसकी मदद करता है नेता की, चाहे वो नेता पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है। अब आपको पता चल गया ना, ये इसको असिस्ट करने की जगह बनाई गई है। लेकिन ये जो चीज है ना तो इसका कहीं जिक्र संविधान में है। सबसे बड़ी चीज जो क्वेश्चन में आ सकती है, ना इसका जिक्र संविधान में है। जो हमने पिछला मैंने बात बताई थी, अभी आपको करवाया नेता वाला, इसकी जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन इसका जिक्र सदन के नियमों के अंतर्गत, रूल्स ऑफ द राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत है। लेकिन इसका ना तो संविधान में है और ना ही नियमों में है। सदन के नियमों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर यह किस आधार पर की गई है? संसदीय सरकार की परंपरा के आधार पर। कन्वेंशन, क्या? परंपरा। किसकी? संसदीय सरकार, संसदीय सरकार। अब देखो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरी एक क्लास है, क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे एक साइड पे, 10 बच्चे बैठ से एक साइड पे, एक तो होगी सरकार और एक हो गया विपक्ष। अगर दोनों तरफ के लोग मिलकर ये तय कर लें कि हम अपने, जैसे कि हर क्लास में एक लीडर होता था ना, हर क्लास में होता है, हर क्लास में होता है एक बच्चा, मेरी पूरी क्लास में चलेगी, मेरी चलेगी। तो इसी हिसाब से वो उसकी चलाने के लिए ना, उसका एक छोटा सा चेला भी होता है, उसका दोस्त कह लो, चमचा कह लो, असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए फ्रेंड कह लो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए एक संसदीय सरकार में एक परंपरा में जोड़ी गई है। कन्वेंशन का मतलब क्या है? परंपरा का मतलब क्या है? कि आपसी समझौता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे क्लास के 2 ग्रुपों में अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारे नेता को असिस्ट करेगा, मदद करेगा, ये तुम्हारे नेता की मदद करेगा। उसी तरफ से उन्होंने यहाँ कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, विपक्ष भी रख ले, पक्ष भी रख ले, सभी पार्टियों का आपस में क्या है? समझौता है, आपस में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। ये वही चीज़ समझ लो, ठीक है। इसका ना तो संविधान में जिक्र है, ये पार्टियां आपस में मिलकर ही कर रही हैं, ठीक है। ये तो हो गया विप। विप क्या होता है, सचेतक क्या होता है, ये आपको समझ आ गया, और यही समझ आ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा टाइम वेस्ट करना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बात आती है
70 सेशन, यहां तक का तो हमारा हो गया ना। देखिए यहां पर मैंने आपको नेता समझाया पक्ष का और विपक्ष पार्टियों का। यहां पर आपको अभी दूसरी बात आई किसकी, विप की। विप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विप शब्द पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। चलो ये तो नेता और नेता के मददगार हो गए। अब कहते हैं, अब देखिए ये हम सदन ले लेते हैं, हम इसका कोई नाम नहीं देते, ना लोकसभा ना राज्यसभा, है सदन बस, ठीक है। ये इसका अध्यक्ष, ठीक है। अब देखो, अब हमने अध्यक्ष की बात कर ली, फिर यहाँ पे जो पक्ष बैठा है, सरकार में लोग बैठे हैं, उसके नेता और उसके मददगार की बात कर ली, मैं दो बिंदियां बना रहा हूँ ना। और यहाँ पे हम कर रहे हैं विपक्ष की और उसके नेता की बात, उसके मददगार की बात कर ली, ठीक है। अब इसको इनको समझाने के लिए ये बैठे हैं और इनको समझाने के लिए ये बैठे हैं, इनको समझाने के लिए ये बैठे हैं। अब उसके बाद ये सब बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, सेशन के लिए, सत्र के लिए। देखिए सदन में क्यों जाते हैं, कानून बनाने के लिए, सत्र करने के लिए, सेशन करने के लिए जाते हैं ना। तो अब आगे बात सेशंस की, संसद के अंदर सत्र की, चाहे वो लोकसभा का अलग है तो राज्यसभा का अलग है, ठीक है। LSRS कानून समझ लो, LSRS सेशन, सत्र। ठीक है। अब सेशन क्या सिस्टम है, अब यह मैं पता नहीं चाहिए। देखिए सेशन कब बुलाया जाता है, जब प्रेसिडेंट क्या करता है, उसका आहूत करता है, सम्मन करता है प्रेसिडेंट। मैंने आपको समझाया था ना कि सदन के बीच का भाग होता है प्रेसिडेंट सदन का बीच का भाग होता है। किस तरह से होता है, एक तो मैंने बताया था बिल पास करता है, दूसरा ये कारण भी होता है, वो क्या करता है, सम्मन करता है पार्लियामेंट के सदन को, जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसका आहूत करता है, बुलाता है उसको कि आओ सत्र करो, सेशन करो। चाहे उसको सरकार बोलती है लेकिन लागू तो यही करता है। उसके बाद अब जो सत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक तो होता है बजट के लिए, एक होता है बजट के लिए, दूसरा होता है मॉनसून, तीसरा होता है विंटर। बजट, मॉनसून का मतलब ही हिंदी में मानसून आएगा, और विंटर का मतलब शीतकालीन, शीतकालीन। अब ये क्या आ गए, 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं ये, ठीक है, 3 सेशन। अब इसमें अलग अलग काम किया जाता है, वो तो आपको नाम से ही क्लियर है। बजट का तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट ही आना है। अब देखो क्या था, सरकार का जो बजट था वो पहले लेट आता था, अब सरकार वो जल्दी करने लग गई है, आपको पता ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा। अब देखो, अब जो ये सत्र बैठते हैं, अब संविधान ने एक कानून बना रखा है कि जो सत्र बैठेंगे ना, जो सेशंस बैठेंगे, जो 3 सेशन बना रखे हैं, उसमें 6 माह से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। मतलब 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने एक बैठा दिया और दूसरे बैठा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको बैठाना ही पड़ेगा। ये भी लागू कर दिया। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सोचेंगे कि 6 महीने क्या इंपॉर्टेंट है यार, कौन याद रखेगा, नहीं, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं दिया जाएगा। आपको 6 महीने के बीच में, 6 महीने ख़त्म होने से पहले आपको ये बिठाना ही पड़ेगा, ये कानून बना दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अब जो सेशन चलेगा, अब तो सेशन शुरू हो गया ना। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो सदन है इसके सेशन चलेंगे इस हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल समझ लो इन तीनों में से कोई भी एक सेशन चल गया, बजट सेशन चल गया, ये समझ लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, मैं हूँ अध्यक्ष पार्लियामेंट के सदन का और आप हैं मेंबर्स, ठीक है। अब आप ये आपस में तय कर लो कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। सेशन की बात चल रही है ना, सेशन मिट गया, चलो कोई नहीं, इसको नहीं मिटाऊंगा, ये तो बहुत जरूरी चीज है। सेशन सत्र। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला था बजट का सेशन चल गया, ठीक है, बजट
अब सेशन के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह 6 बजे लोग बैठे और रात के 10 बजे तक बैठे रहेंगे, उनको भी आराम चाहिए, इंसान ही है। तो उसके बीच में इसका मतलब ये है कि बीच बीच में अगर ये सेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये दिन है, पूरे दिन का टर्नओवर है, ठीक है, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगा लो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगा लो, इसके बीच में 2 सेशन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। उसके बीच में ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया ना, छुट्टी होगी बीच में, ब्रेक। अब ये ब्रेक लगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजर्नमेंट, स्थगित। क्या कहेंगे, एडजर्नमेंट, स्थगित। अब स्थगित का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, अब 2 तरह के स्थगित होते हैं। एक तो स्थगित ये किसके लिए होता है, ये निश्चित काल के लिए होता है, ये तय किया गया है कि अब सदन, अब मैं आपको कहता हूं कि जैसे आज की क्लास 7 बजे हुई है तो कल की क्लास भी 7 बजे होगी, मतलब आज का सदन का सेशन भी 7 बजे हुआ है और कल का सदन का सेशन भी 7 बजे होगा। उसी तरह से ये है, ये 1 बजे के करीब के बाद बोल देगा अगला सेशन जाके 4 बजे होगा। अब मतलब 1 से लेकर 4 बजे तक आपको छुट्टी, आप खाओ रोटी बैठ के। तो ये सिस्टम है स्थगित का, एक निश्चित काल के लिए। कौन से काल के लिए, निश्चित। लेकिन हमारे पास एक और एडजर्नमेंट है, उसका नाम भी एडजर्नमेंट है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब आप बोलेंगे कि एक एडजर्नमेंट है और दूसरा एडजर्नमेंट है, तो इसीलिए तो मैं आपको ये दोनों चीजें समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं, एक एडजर्नमेंट, एक स्थगित तो वो है जो निश्चित काल के लिए है, जिसका समय तय किया गया है। लेकिन दूसरा एडजर्नमेंट ये है, यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा एडजर्नमेंट ये है, उसका नाम है इंग्लिश में साइन डाई, हिंदी में लिखा जाता है अनिश्चित काल तक स्थगित, ठीक है। 2 स्थगित हो गए। अब इसमें क्या है, निश्चित काल तक समय तय कर दिया। अब इसका क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, जिस दिन हमारी ये वाली क्लास आखिरी होगी उस दिन मैं कह दूंगा कि आपका सेशन एडजर्नमेंट डाई, अनिश्चित काल तक, जब तक कि मैं आपको नई डेट नहीं दे देता तब तक आपका सेशन बंद है, ठीक है, अनिश्चित काल तक। यह होता है कि जब तक, समझ लो कि बजट का सेशन, 3 सेशन थे ना मैंने आपको बताए, पहला बजट बताया, दूसरा मानसून बताया। बजट के बाद जो हमारा अध्यक्ष होता है सदन का, वो आके कह देता है एडजर्नमेंट साइन डाई, मतलब अब मैं सदन को स्थगित करता हूं। अगला सदन जब स्थगित मतलब एडजर्नमेंट से हटाया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम सारा होता है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई के बीच का। ये चीज़ मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा वीडियो पीछे जाके समझ लो, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका और इतना आसान तरीका समझाने का नहीं है। और साथ में ये भी बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ठीक है। अब हमने बैठक मतलब सत्र भी बिठा लिया, सत्र में लीडर नेता भी तय कर लिए, उसमें एडजर्नमेंट भी कर लिया, स्थगित भी कर लिया, निश्चित काल के लिए भी कर लिया, अनिश्चित काल के लिए भी कर लिया। उसके बाद हमें यह समझने की जरूरत है, उसके बाद जब एडजर्नमेंट साइन डाई, ये मत समझ लेना कि संडास बोल रहा हूं, एडजर्नमेंट साइन डाई बोल दिया, उसके बाद क्या होगा, ये तो अध्यक्ष बोलता है ना। अगर चेयरमैन बैठा है राज्यसभा का तो वो बोलेगा, अगर स्पीकर बैठा है तो वो बोलेगा। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट का काम खत्म नहीं होता। प्रेसिडेंट का एक और काम है, क्या करता है, प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन जारी करता है। प्रोरोगेशन जिसको हिंदी में कहते हैं सत्रावसान, एक वीक के अंदर अंदर, वीक के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करता है कि जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है, प्रोरोगेशन सत्रावसान कर दिया गया है, ठीक है।
इसके बाद जाके काम कंप्लीट होता है उसको स्थगित करने का अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल का मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी बंद हो जाता है, ये तो इसलिए यूज किया जाता है कि अगले सेशन तक तो बंद ही है कम से कम, इतना तो समझ ही लो यार। अब उसके बाद हमें और भी चीजें समझने की जरूरत है। ये मत समझ लो कि सेशन बंद हो गया है, हमारा सेशन तो अभी चल रहा है ना, हम अपना सेशन चला के रखते हैं, ठीक है, ये तो चलो बंद हो गया है। अब देखो हमारा सदन जो बैठा है, अब वो कहता है कि सदन का डिसोल्यूशन भी होता है, डिसोल्यूट विघटन भी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कई बार, और आज फिर समझा रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से ये तो स्थायी है, परमानेंट है, इसका डिसोल्यूट विघटन नहीं होता। ये नहीं कि इसका नेता आके कहेगा कि ये लो मैं रिजाइन देता हूं, चलो घर को, इसका प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता। ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है, मैंने आपको समझा भी चुका हूं। लेकिन ये बॉडी में अगर प्राइम मिनिस्टर ने आगे दिया रिजाइन, आगे दिया त्याग पत्र, उसी वक्त तब तक नई लोकसभा नहीं बैठेगी जब तक इलेक्शन होकर दोबारा व्यक्ति सदन के लिए चुने ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी, लोकसभा, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लोकसभा का विघटन। अब दो तरीके हो सकता है, एक तो टाइम पूरा होने पर, एक तो समय पूरा होने पर, दूसरा पहले कब होगा, जब कोई बेवकूफ सदन चलने नहीं देगा, सदन में काम नहीं होने देगा, तो मजबूरन सदन तो फिर वो अगर गुस्से में आकर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, सदन में काम नहीं हो रहा था तो गुस्से में आके अटल बिहारी वाजपेयी ने रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो पहले लोकसभा विघटन हो गया था, डिसोल्यूट हो गया था। ये तो है डिसोल्यूट का मुद्दा, डिसोल्यूट की बात। अब इसके बाद बात करते हैं कोरम की, गणपूर्ति की। वो क्या कहता है, और जल्दी जल्दी में बहुत खुश हो जाता है। चलो कोरम, अब इस कोरम शब्द का मतलब होना चाहिए, अब ये गणपूर्ति क्या कहती है, गणपूर्ति का हमें अर्थ मतलब समझने की जरूरत है। सबसे पहले गणपूर्ति का मतलब ये है कि जो सदन है, ये सदन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको लोकसभा मान लो थोड़ी देर के लिए। लोकसभा के अंदर कम से कम 1/10 अध्यक्ष को मिलाकर, उस सदन में, जिस सदन की हम बात कर रहे हैं, उस सदन के अध्यक्ष को मिलाकर उसकी टोटल संख्या से, कुल संख्या से कम 1/10 व्यक्ति इस सदन में बैठे होने चाहिए सदन को चलाने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कोरम, गणिपूर्ति को मेंटेन करो, बनाए रखो। मतलब ये वो कहते हैं, जब चाहे आप बजट सेशन कर रहे हो, चाहे आप मानसून सेशन कर रहे हो, सत्र कर रहे हो, जो भी सत्र कर रहे हो, उसमें कम से कम कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब ये है कि कुल संख्या से कम उसका 1/10 लोग वहां पे बैठे होने चाहिए। कुल संख्या हमारी 545 है, तो हम क्या बोलेंगे, कम से कम 55 लोग वहां पर बैठे होने चाहिए, तभी सदन चल सकता है, तभी सदन को सही माना जाएगा। अब सोचो कि वहां पे बैठे 10 लोग बाकी अपने घर पे मौज कर रहे हैं, तो सदन क्या चलेगा, काम क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कम से कम 1/10 लोग वहां पे बैठे होने चाहिए। ये नियम बाध्य करना सही है, मैं तो मानता हूं सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरम है, गणपूर्ति है, ठीक है। क्या है, कोरम है, गणपूर्ति है। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे आप मेरी क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आप आधे पॉलिटिशियन तो बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स के कई नियम तो पता चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में कम से कम 25 लोग वहां के अध्यक्षों को मिलाकर बैठे होने चाहिए, तभी सदन
सदन चलता हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब देखो सदन की कोई पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें आपको पता है कि क्या लैंग्वेज भाषा यूज की जाती है? उसमें आपको पता है कि क्या भाषा यूज की जाती है? बताओ जरा, सोचो। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब यह है कि यहां पे सिर्फ यही दो भाषाएं नहीं इस्तेमाल की जाती। अगर किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसका अध्यक्ष वहां सदन के सदस्यों को मंजूरी दे दे कि आप अपनी मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में, चाहे तो सदन सत्र में सदन को भाषण दे सकते हैं, भाषा या लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यह अध्यक्ष की मंजूरी है। वैसे दो लैंग्वेज यूज की जाती है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये बात भी अब हमें पता चल गई। कल को कोई कहते सिर्फ हिंदी यूज की जाती तो दिक्कत हो जाएगी, हमें पता होना चाहिए। ये बातें दिखती बहुत छोटी हैं लेकिन छोटी है नहीं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लें और हम कल हिंदी मारा है तो बस हो गया काम, फिर वो लिखा हो हिंदी ओनली, नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। उसके बाद जो अगली बात है वो है मंत्री। और मंत्री के साथ और कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी का जब चैप्टर आएगा ना तो मैं उसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। मंत्री का तो मिनिस्टर कहते हैं, आपको पता ही है। अब देखो इनको अधिकार दिए गए हैं सदन के अंदर, संसद के अंदर, संसद के अंदर जो सदन है उनके अंदर अधिकार दिए गए हैं कि आप दोनों सदनों में, चाहे वो ये है अटॉर्नी है चाहे वो मिनिस्टर है, उनको बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा, किसमें? लोक और राज्य, आप इन दोनों सभाओं में क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। बोल सकने का मतलब ये है कि वहां जाएं, अगर वहां के लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जाइए, आंसर दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंत्री तो है ना, मंत्री और ये सरकार के, ये दोनों सरकार के तो अंग हैं। अगर इन दोनों कोई क्वेश्चन ना पूछे गए तो फिर क्या है कि सरकार का है का संसद का फायदा तब भी है ना। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाके ये भाषण, लेक्चर और बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है लेम डक सेशन। लेम डक, हिंदी में भी उसको लेम डक ही बोला जाता है। अब उसका मतलब क्या होता है? लेम डक सेशन, देखो लेम डक सेशन, डक का मतलब बतख, बतख पैक 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 करके चलती है जो। अब देखो वो कह रहे हैं कि जो, देखो फॉर एग्जांपल 2014 की सरकार है वो बैठी है ना, 2014 की सरकार से पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसका जो आखिरी सत्र था, जैसे कि आप समझ लो कि लगातार 5 साल थे उनके पास, 5वें साल में जो उनका आखिरी सत्र हुआ था, 5वें साल में जो उनका आखिरी सत्र था, जो विघटन, डिसोल्यूट, टाइम के अनुसार होने के कारण जो उनका आखिरी सेशन था, उसमें जो जो लोग बैठे थे, ये लोग बैठे थे ना फॉर एग्जांपल, वो अगर ये लोग बैठे थे, इनमें से जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए इतने लोग, ये वाले लोग समझ लीजिए आप, इन लोगों को अगले सेशन में, अगले सत्र में, अगले इलेक्शंस में भाग नहीं ले सकते और चुन के दोबारा सदन में नहीं आ सकते। उनको क्या कहा जाता है? लेम डक कहा जाता है। और जो सरकार का समय पूरे होने से पहले जो आखिरी सेशन होता है, आखिरी सत्र होता है, उसको लेम डक सेशन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है लेम डक। ये शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको छोटी छोटी बातें जो बड़े तरीके से पूछी जा सकती है वो आपको बता दी हैं। और थैंक यू वेरी मच आपकी मेरी क्लास में आने के लिए। और मैं आशा करता हूं
कि आप लोग हमारी क्लास में इसी तरह से अच्छे से जुड़ रहेंगे। और प्लीज़ लाइक तो जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एग्जाम पूर्व में आने के लिए। बाय।